हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीनशी एकेडमी और मैं आपकी जियोग्राफी टीचर अंकिता हूँ। आज हम जियोग्राफी के एक टॉपिक के बारे में जानेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लाइफ के लिए। ये चैप्टर का नाम है वायुमंडल या फिर इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। सॉरी। आज हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में सीखेंगे। एटमॉस्फेयर हवा के एक लेयर है जो हमारी धरती को चारों तरफ से घेर के रखता है। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और सूरज की तीखी किरणों से बचाता है। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। आज की क्लास में हम एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जानेंगे, इसके काम और हमारे जीवन में इसके इम्पोर्टेंट के बारे में जानेंगे। तो चलो आज एटमॉस्फेयर के इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। पहले जानते हैं ये एटमॉस्फेयर असल में क्या है। एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल। वायुमंडल गैस की एक चादर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चादर की तरह घेर लेती है। ठीक है, ये है एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर नाम आया कहाँ से, ये जानते हैं। एटमॉस्फेयर इंग्लिश में इसको हम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। एटमॉस्फेयर एक ग्रीक शब्द से आती है। एटमॉस्फेयर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है एटमॉस, जिसका मतलब होता है कि गैस, और स्फीयर या फिर स्फेरिया। स्फेरिया का मतलब होता है स्फीयर या फिर सर्कल, या फिर हमको इसको कह सकते हैं बलय बा कुछ भी गोल जैसा। तो टोटल मतलब क्या आया? टोटल मतलब आया गैस से बने हुए जो स्फीयर है, गैस से बने हुए जो बॉल या फिर बलय है, उसको हम कहते हैं वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर। मंडल मतलब ही होता है स्फीयर। ये जो स्फीयर है या फिर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर हमें सूरज के हार्मफुल रश्मि जो होता है, यूवी रे होता है, उससे हम लोगों को बचाता है। ये है वही यूवी रे। यूवी रे के कारण हम लोगों को कैंसर होता है, हम लोगों का आई में इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है इसके लिए। तो इससे बचाता है हम लोगों को ये एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो सूरज से आने वाला ये यूवी रे हम लोगों के अर्थ में चला आता, लेकिन ये जो चादर है एटमॉस्फेयर का वो इसको ढक देती है। अब आते हैं ये जो एटमॉस्फेयर है या फिर वायुमंडल है, ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी को चादर के तरह घिरने वाली विभिन्न बहुत सारा गैसों की लेयर को वायुमंडल, एक साथ वायुमंडल कहा जाता है। इसमें बहुत सारा गैस है। इसमें बहुत सारा गैस का लेयर भी है और इस लेयर में कई तरह के गैस भी होता है, लेकिन सब लेयर में एक जैसा गैस नहीं होता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि कहीं कहीं लेयर में सिर्फ हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है, और कई कई लेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा गैस है। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए पृथ्वी के डिस्टेंस जहाँ कम होता है उधर लेयर में गैस ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाए, ऊपर के लेयर में गैस का मात्रा कम जाता है। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में भी बहुत सारा गैस जरूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जरूरी है। बायोस्फीयर के लिए जरूरी गैसेस ये सब है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। ये भी हमको कहाँ से मिलता है? ये भी हमको वायुमंडल से ही मिलता है। वायुमंडल के बारे में जानने से पहले हमको ये सब चीज के बारे में पहले जानना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के लिए हम लोगों को वायुमंडल के बारे में जानना चाहिए। एटमॉस्फेयर सूर्य के सभी हानिकारक किरणों से हानिकारक किरणों से बचाता है, क्योंकि हानिकारक किरणों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये खुद में विभिन्न किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता था। और ये
वायुमंडल के कारण जीव के जीने के लिए गर्मी जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन गर्मी जरूरी है। इस गर्मी को बने रहने में हेल्प करता है कह सकते हैं। या फिर बादल आता है, तूफान आता है, बारिश होता है, ये सब क्लाइमेटिकल जो सब इफेक्ट है, बादल, तूफान, बारिश जैसे सभी मौसम के घटनाएं वायुमंडल के वजह से ही होता है। ठीक है। और अगर वायुमंडल नहीं होता, अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था, क्योंकि जीव को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी कहाँ से आती है? पानी जब रिवर हो, ओशन हो, उससे इवापोरेट होता है, उसके बाद क्लाउड बनता है, उसके बाद रेन होता है, यहाँ बारिश होता है। तो उसके बाद उस बारिश के जल इसको हम खा सकते हैं, या फिर वो जो ग्राउंड वाटर के आधार होता है, तब ग्राउंड वाटर को हम उठा के खा सकते हैं। तो ये जो पीने वाला पानी या फिर काम करने वाला पानी है, ये पानी आता है वायुमंडल के वजह से, क्योंकि वायुमंडल के वजह से ही उधर क्लाउड बनता है, क्लाउड से बारिश होता है। या फिर वायुमंडल नहीं होता, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है वो भी हमारे पास नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। वायुमंडल के संरचना, वायुमंडल में बहुत सारे चीज होते हैं, वायुमंडल बहुत सारे चीज के कंपोजिशन से बने हुए हैं। इसमें सिर्फ बहुत सारे गैस नहीं होते, इसमें और भी कुछ होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होते हैं वायुमंडल में। एक तो है गैसियस रिसोर्स, या फिर गैसियस एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर गैसीय तत्व। और होते हैं इसमें जल वाष्प, इसको हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर होता है। और होता है सॉलिड पार्टिकल्स या फिर डास्ट पार्टिकल्स व धूलकण। ये तीनों चीजों है मेन कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये सभी चीज रहता है। तो जानते हैं डिटेल में ये सभी चीज, ये तीनों चीज के बारे में धीरे धीरे जानते हैं। पहले आते हैं गैसीय तत्व के बारे में। वायुमंडल की इस संरचना में मेन गैस रिसोर्स है, मेन रिसोर्स है गैस, सबसे ज्यादा होता है गैसेस। वो भी क्या क्या? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन। बहुत कम मात्रा में ओजोन, मीथेन या फिर हीलियम मौजूद होता है। ये सभी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये गैसेस नहीं होता तो हम लोग का कुछ काम के गड़बड़ हो सकता था, से जो भी हो। इसके बाद आते हैं हम वाटर वेपर या फिर जल वाष्प। वायुमंडल में कई गैस पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अलावा वायुमंडल में वाटर वेपर भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि मौसम पर प्रभाव फैलने वाली ये है वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर ना हो तो वायुमंडल में जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम आती है, जो बारिश होता है, वो नहीं होता। अगर बारिश नहीं होता तो किसान खेती बाड़ी नहीं कर सकता था। अगर किसान खेती बाड़ी नहीं कर सकता तो हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो अगर वायुमंडल है तो हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं। तो इसलिए वायुमंडल हम लोगों को जरूरी है। वाटर वेपर बादल बनने में, बारिश होने में और मौसम में बदलाव लेने में मदद करता है। बस यही नहीं, वायुमंडल में एक इम्पोर्टेंट लेयर है, उसके लिए एक इफेक्ट भी पड़ता है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि सन के रेज जब पृथ्वी पर आते हैं, तब ये जो वायुमंडल है उसको रोक देती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। या फिर जो किरणें पृथ्वी पर आते हैं उसको वापस जाने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, धूलकण या फिर डास्ट पार्टिकल।
वायुमंडल संरचना में धूलकण या फिर डस्ट पार्टिकल का बहुत गुरुत्वपूर्ण रोल है। वायुमंडल में धूलकण छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स है। ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैरते हैं, हवा में तैरते हैं। ये पार्टिकल्स नेचुरल और मैनमेड दोनों सोर्स से आते हैं। और जैसे वोल्केनोस इरप्शन के कारण आते हैं, रेगिस्तान के रेत के कारण आ सकता है, समुद्र के लहर और धुआं और कुछ भी हो सकता है, उनसे आ सकता है। धूलकण की भूमिका क्या क्या है? धूलकण की भूमिका है ये बादल बनने में हम लोगों को हेल्प करता है और सूर्य के जो ब्राइटनेस है उसको स्प्रेड करने में ये हेल्प करता है। मौसम में ये इफेक्ट फैलता है और जीवन के लिए भी धूलकण का इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये जो गैसीय तत्व है या फिर गैसियस मटेरियल है, इसका परसेंटेज हम देख लेते हैं क्या क्या है। नाइट्रोजन है 78%, एनवायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस 1%। सबसे ज्यादा है 90%, नाइट्रोजन वो है 78% और उससे सेकेंड पोजीशन पर है ऑक्सीजन। और उसके अलावा जो और भी गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ये सब हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब 1% के अंदर आता है। अब जानते हैं कि गैसीय तत्व का इम्पोर्टेंट क्या है, गैसीय एलिमेंट का इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। प्लांट्स या फिर पेड़ पौधों, जो कुछ भी कह सकते हो, ये पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके कारण पेड़ पौधों से हमको फूल मिलता है, फल मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है। और लिविंग वर्ल्ड लाइक मैन, लाइक एनिमल, लाइक फिश, लाइक प्लांट, ऑल के रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होता है। हम लोगों को सांस लेने के साथ ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है ये प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। हम लोगों सांस लेने के लिए नाइट्रोजन यूज नहीं करता, या फिर नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट कभी भी यूज नहीं करते हैं। एनिमल सीधे नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लांट से न्यूट्रिशन ले सकता है या फिर प्राप्त कर सकता है, जो उनके न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। हम जब कई तरह के शाक या फिर पत्ते खाते हैं तो उनसे हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है और उससे हम लोगों के शरीर में नाइट्रोजन जाता है। इसके बाद हम आते हैं ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये जो नॉट ओनली सॉलिड डस्ट पार्टिकल बट ऑल्सो लिक्विड पार्टिकल्स जो है, तो ये एटमॉस्फेयर में मौजूद टाइनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स को हम एक साथ कह सकते हैं एसपीएम या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। फिर से कहती हूँ हम, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स है, इसको और लिक्विड पार्टिकल्स को हम एक साथ, लिक्विड पार्टिकल्स मतलब वाटर वेपर, तो वाटर वेपर, डार्क पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, इन दोनों को हम एक साथ कह सकते हैं एसपीएम या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के एग्जाम के लिए। सॉलिड पार्टिकल्स हीट को एब्सॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वाटर वेपर। हम सभी को वाटर वेपर क्या है इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूरत मालूम होगा, जानकारी होगी कुछ, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। हवा में मौजूद वाटर वेपर की मात्रा लगभग 146,000 करोड़ टन होती है,
जो एटमॉस्फेयर के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होता है। लगभग 90% वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के 6 किलोमीटर के भीतर पाया जाता है। क्योंकि इसका वेट होता है ना, तो इसलिए बहुत दूर तक ये फैल नहीं सकती है। और हाइट, लैटिट्यूड और सीजन के बदलाव के कारण वाटर वेपर की मात्रा कभी बढ़ता है तो कभी घट जाता है। सबसे अधिक वाटर वेपर वेटर ट्रॉपिकल रीजन में पाए मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में या फिर ट्रॉपिकल जोन में, वेट ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, जबकि सबसे कम वाटर वेपर पोलर जोन में मिलता है। पोलर जोन में वाटर वेपर बहुत ही कम होता है और जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है, क्लाइमेट जोन होता है, उधर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है ये जल वाष्प या फिर वाटर वेपर। क्योंकि उधर सन रे बहुत होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए पानी बहुत ज्यादा इवापोरेट होता है। और इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर वेपर के बारे में हम कहें तो हमारी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की इम्पोर्टेंस वास्तव में बहुत है, क्योंकि इसके कारण ही हम लोगों को बारिश दिखने को मिलता है, हम लोगों को साइक्लोन दिखने को मिलता है, हम लोगों को सबसे पसंद बादल दिखने को मिलता है। इससे कई सारे गाने सॉन्ग भी बन चुके हैं, है ना। अब आते हैं एक हीट के बारे में। हीट हम इसको कह सकते हैं गुप्त ताप या फिर लेटेंट हीट। ये हीट हम देख नहीं सकते, ये हीट हम फील नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हम लोगों को दिख जाएगा। ठीक है। ऊंचे आसमान में वाटर वेपर के कंडेंसेशन या फिर जो कूलिंग प्रोसेस होता है वाटर वेपर का, तो उस प्रोसेस के लिए ये गुप्त ताप मेनली उत्पन्न होता है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। गुप्त ताप का अर्थ है जो हम लोगों का उष्मा है, वो उष्मा को किसी पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन, ये सॉलिड से लिक्विड हो सकता है या फिर लिक्विड से सॉलिड, जो भी हो सकता है, के लिए, तो सॉलिड से लिक्विड होने के प्रोसेस के दौरान उत्सर्जित या अवसरित माने एब्जॉर्ब भी हो सकता है और बाहर भी निकल सकता है। जो ताप माने शायद बर्फ है, बर्फ से पानी होगा, तो बर्फ से पानी होने के लिए जो ताप एब्जॉर्ब करता है या फिर पानी से बर्फ होने के लिए जो ताप उसमें एब्जॉर्ब होता है, इसलिए जो ताप या फिर ताप नहीं, हीट नीडेड है, उसको हम कह सकते हैं लेटेंट हीट। ठीक है। तो उदाहरण के लिए फिर से हम कह सकते हैं कि जब बर्फ पिघलकर पानी बनता है, तो जो हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम कह सकते हैं लेटेंट हीट, इसको हम कह सकते हैं गुप्त ताप। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, वाटर वेपर या फिर जल वाष्प वायु के तापमान को भी नियंत्रण कर सकता है। अगर वायुमंडल में वाटर वेपर ज्यादा हो तो एनवायरमेंट बहुत हीट होता है। अगर वायुमंडल में वाटर वेपर कम हो तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, क्योंकि टेम्परेचर आने जाने का रास्ता क्लियर होता है। लेकिन अगर वाटर वेपर है तो टेम्परेचर आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि वाटर वेपर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो एनवायरमेंट को हीट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, एटमॉस्फेयर में कई सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं एरोसोल। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, एरोसोल। ये भी वायुमंडल के कंपोनेंट का एक पार्ट है, हम कह सकते हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर पड़ता है। ऐसे होता है सॉलिड पार्टिकल्स, एरोसोल। अब जानते हैं ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड पार्टिकल्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। धूल के सोर्स ऑफ डस्ट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्या क्या? एक में है अकार्बनिक स्रोत या फिर इसको हम इनऑर्गेनिक सोर्स कह सकते हैं, और एक है कार्बनिक स्रोत या फिर
ऑर्गेनिक सोर्स। तो अकार्बनिक स्रोत या फिर इनऑर्गेनिक सोर्स के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं और कार्बनिक स्रोत के अंदर बहुत सारे कार्बनिक या फिर जीव से मिले हुए धूल के बारे में हम कह सकते हैं। इसमें पौधों की पराग है, इसमें सूखी पत्ती है, इसमें प्राणियों के क्या कह सकते हैं डेड स्किन सेल है, इसमें ड्राई लीव्स है, प्लांट है, फंगल है। ये सब कुछ का जो धूल होता है ये सब कार्बनिक स्रोत के अंदर या फिर ऑर्गेनिक सोर्स के अंदर आता है। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसका इंपॉर्टेंट क्या है। सॉलिड पार्टिकल्स के इंपॉर्टेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल या फिर धूलकण के महत्व। धूलकण के महत्व बहुत है, वीडियो देखो, ध्यान से देखो क्या होता है। वाटर वेपर सॉलिड पार्टिकल्स के वजह से ही जल कण या फिर वाटर ड्रॉप और बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। बस ये जो वीडियो देख रही हो तुम, ये सिर्फ वाटर वेपर सॉलिड पार्टिकल्स के वजह से ही किंतु हुआ है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स के वजह से हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सीनरी दिखने को मिलता है। जैसे ये सूरज डूबने वाली एक सीन है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। सॉलिड पार्टिकल्स की प्रेजेंस से या फिर उपस्थिति के कारण वायु में सुबह या शाम में ऐसी सुंदर सुंदर दृश्य दिखने को मिलता है और ऐसी सुंदर सुंदर दृश्य उत्पन्न भी होता है। जब शाम को ऐसी दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं, बंगाली में इसको ज्यादातर कहती है गोधूली। गोधूली शब्द दो शब्दों के मिलकर बने हैं। गो इसका मतलब होता है काऊ या फिर काऊ, और धूली जिसको मतलब होता है धूल या फिर डास्ट। माने असल में जो होता है जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में शाम के समय जब किसान खेती के बाद अपने गायों को लेकर अपने घर लौटते हैं तब उनके पैरों से उठने वाली जो धूल है ये धूल पूरी जगह में फैल जाती है। इसी कारण इस समय को हम कह सकते हैं गधूली, क्योंकि गो के पैर की धूल है, इसलिए धूल की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है सन का डूबने के समय उसको हम कह सकते हैं गोधूली। ये है वही काऊ जिसके लिए हमको गोधूली दिखने को मिलता है। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, इन सॉलिड पार्टिकल की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट के कारण सनलाइट के ऊपर रिफ्लेक्शन होकर आकाश को हमको नीला दिखाता है। क्योंकि रात में सूरज नहीं होता है, इसलिए हम लोग रात के जब स्काई को देखता है, जब आसमान में देखते हैं तो हम लोगों को स्काई ब्लू नहीं दिखता है, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल सूरज के किरणों से रिफ्लेक्ट होके रेड जो कलर है, हम लोग को जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर होता है या फिर सन के जो रे है उसमें 7 कलर होता है। उस 7 कलर में से जो ब्लू कलर है वो रिफ्लेक्ट होता है डार्क पार्टिकल से वजह से, ठीक है। इसलिए हम लोगों को जो आसमान देखने को मिलता है नील वाला, ये वजह है सॉलिड पार्टिकल। तो अगर सॉलिड पार्टिकल्स एनवायरमेंट में ना होता तो ऐसी नील आसमान हम लोगों को दिखने को नहीं मिलता, थैंक्स टू डार्क पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल्स गर्मी के एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को बढ़ा सकता है या फिर घटा भी सकता है। अगर सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा हो तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है वाटर वेपर की तरह। अगर सॉलिड पार्टिकल्स के हीट कम हो तो सॉलिड पार्टिकल्स की मेजरमेंट या फिर मात्रा कम हो तो हीट कम होता है। तो हम लोग आज जाने एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट के बारे में। इसमें हम तीनों कंपोनेंट के बारे में जाने, क्या क्या इसमें गैस है, इसमें वाटर वेपर है और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स है। इन तीनों कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट के बारे में जाने। इन तीनों जो पार्टिकल्स है, ये तीनों जो कंपोनेंट है, ये क्यों जरूरी है।
ये ना हो तो हम लोगों को क्या होता, ये होता है तो इसलिए हम लोगों को क्या क्या मिलता है, इसके बारे में जाने। बहुत जान चुके हैं, और भी जानना बाकी है। अगर तुम लोगों को कुछ जानना है तो तुम हमको कह सकती हो। आज की क्लास यही फिनिश होती है। आज हमने वाटर वेपर के इंपॉर्टेंस, सॉलिड पार्टिकल्स और उनके एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्ट होता है, ये सब कवर किया है। रिमेम्बर, वाटर वेपर वेदर पैटर्न में एक वाइटल रोल प्ले करता है, और सॉलिड पार्टिकल्स क्लाउड फॉर्मेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जैसे डॉन या फिर गोधूली हमने कहा है, ये डॉन और डस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। थैंक यू सबको फॉर योर अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।